वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया और इसको लेकर विपक्ष ने हंगामा भी किया है। सियासत भी गर्म है, तमाम तरह के जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो लग रहे हैं। इस बिल को लेकर मुस्लिम समाज के लोग क्या सोचते हैं, वहीं इन लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा और इन तमाम लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस बिल को लेकर वो क्या सोचते हैं, इस बिल को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। हमारे साथ फैज भाई हैं जो इसके तमाम जानकार माने जाते हैं। फैज भाई, आपसे जानना चाहूँगा इस बिल को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सरकार की देखिए, बिल लाने की जो मंशा है वो कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा है, मेरठ में भी देखा और कई जैसे हमें ख़बरें भी मिली हैं सूचना कि सरकार जो है 1979 में जो कांग्रेस की नारायण दत्त तिवारी सरकार थी, उन्होंने एक अमिटमेंट किया था, संशोधन, एक कानून पास किया था कि जो सरकारी भूमियां हैं, ग्राम समाज की हैं, नवीन परती हैं, मीटा हैं, बंजर हैं और उन पर मौके पर कब्रें बनी हुई हैं या कोई मस्जिद बन गई है या कोई मज़ार बन गया है, तो उन्हें तुरंत राजस्व अभिलेखों में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाएगा। ये कानून सरकार ने मुसलमानों के हित के लिए बनाया गया था, लेकिन मुस्लिम समुदाय में भी कुछ इस तरीके के लोग होते हैं जो इन्होंने उसमें भी अपना जो है फ़ायदा नज़र आया उनको, और उन्होंने इसके लिए क्या किया कि किसी सरकारी ज़मीन जो कि पड़ी हुई थी उस पर कुछ नकली कब्रें बना दी गई और बनाने के बाद उन कब्रों को वक्फ बोर्ड में उस जियो का फ़ायदा उठाते हुए उसे रजिस्टर्ड करा लिया गया और रजिस्टर्ड कराने के बाद कुछ समय बाद या उस पर जो है कब्ज़ा करके मकानात या दुकानात आदि बना लिए गए। तो सरकार के पास इस प्रकार की सूचनाएं जो हैं पहुंची। जब सरकार ने देखा कि अमुक क्षेत्र में जहां ये कार्य हुआ वहाँ मुस्लिम आबादी तो है ही नहीं, फिर ये कब्रिस्तान कहाँ से आया, तो उनको 20 साल से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही थी और वक्फ बोर्डों के जो हालात हैं वो इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं, अगर करते भी हैं तो लोकल में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको इस बारे में ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण ये चीज़ें फलती फूलती रहीं और आखिर में इस सरकार को ये महसूस हुआ कि हमें ऐसा कोई संशोधन करना चाहिए जो मुस्लिम समुदाय के हित में होना चाहिए और वक्फ संपत्तियों के हित में होना चाहिए। अब इस संशोधन के बाद देखना ये है कि इस संशोधन के पास जो संशोधन पास होगा उसमें क्या सरकार करती है कि अगर संशोधन में सरकार इस वक्फ की धाराएं जो हैं 51, 52, 54, 37, 30 और 83, अगर इनको सरकार उस अमिटमेंट के ज़रिए, संशोधन के ज़रिए कमज़ोर करती है तो वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे बढ़ जाएंगे। और यदि सरकार उसमें कोई ऐसा प्रावधान करती है कि मात्र वही वक्फ संपत्तियां जो कि गलत तरीके से दर्ज करके बेच दी गई या खुर्द-बुर्द की गई या उन पर जो है निर्माण कर लिए गए, अगर सरकार को उनको बचाने की और वापस लेने की मंशा, तो ये सरकार की बहुत अच्छी मंशा है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, मुस्लिमों को फ़ायदा होगा, इससे नुकसान होगा? तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह की चर्चाएं। देखिए, मुस्लिमों को संशोधन के जो बिल के संशोधन के बाद जो सामने आएगा उसके बाद ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि मुस्लिमों को इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अभी लोकसभा में संशोधन किया गया, संशोधन के बाद जो भी चीज़ें बनाई जाएंगी उसको पढ़ने के बाद ही हम आगे ये बता पाएंगे कि इससे मुस्लिमों को नुकसान होगा या फ़ायदा हो। अच्छा, एक बात तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो अवैध कब्जे हैं वक्फ की संपत्तियों पर वो तो बहुत ज़्यादा हुए हैं? वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्जे, क्योंकि पहले ज़मीनों की कोई कीमत नहीं थी, अब वक्फ संपत्तियां जब नगर निगमों का, नगर पालिकाओं का विस्तार हुआ और गांव देहातों को नगर निगम के अंदर लेकर उनको वार्डों में तब्दील किया गया, तो अवैध कब्ज़ों की भरमार इस तरीके से आई कि कोई मुस्लिम कब्रगाह थी या कोई मुसलमान वक्फ ज़मीन थी, उस पर उन्होंने हाउस टैक्स में अपना नाम चढ़वाया क्योंकि नगर निगम में आ चुकी थी वो जगह, और नाम चढ़वाने के बाद उसी हाउस टैक्स के आधार पर उसको सेल कर दिया। इस तरह के मामले भी मेरठ में भी कई हैं और अन्य शहरों से भी इस पर समाचार पत्रों के द्वारा और चैनलों के द्वारा पता चलता है। अच्छा, जो औकाफ शब्द है थोड़ा वो समझना चाहूँगा मैं आपसे। औकाफ जो है वक्फ़ों की जमा है औकाफ, क्योंकि औकाफ कई प्रकार के होते हैं। वक्फ़ अलल औलाद, जो कोई आदमी अपनी पुश्तैनी संपत्ति को अपनी वक्फ़ करके जाता अपनी औलादों के लिए, उसे अलल औलाद कहते हैं। औलाद दर औलाद उसकी नीचे उसका इस्तेमाल करती रहेगी। एक वक्फ़ होता है वक्फ़ अलल खैर, जिसको वक्फ़ुल अल्लाह भी कह देते हैं। वो ऐसा होता है जिसमें मस्जिदें, कब्रिस्तान, दरगाहें और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं धार्मिक, इमाम बाड़े, वो वक्फ़ अलल खैर होता है। तो इस प्रकार इन दोनों चीज़ों को वो वक्फ़ अलल औलाद और वक्फ़ अलल खैर कहेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो उन्होंने इसकी जमा करके औकाफ कर दिया गया। अच्छा, औकाफ कर दिया।
तो अभी मतलब और चीज़ें देखी जाएंगी, उसके बाद ये तय होगा क्या? जब तक लोकसभा में जो संशोधन बिल पेश हुआ है उसके संशोधनों को देखा नहीं जाएगा, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि मुसलमानों को इससे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, जैसे ये चल रहा था कि भाई इसमें गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया जाएगा, महिलाओं को भी इसमें जो कमेटियां या कुछ इस तरीके से बनेंगी उसमें शामिल किया जाएगा, उसे किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, गैर मुस्लिमों को तो पहले भी औकाफ कमेटियों में रखा जाता था, क्योंकि मेरठ में ही कई औकाफ ऐसे हैं जिसमें मेरठ में ही एक हज़रत शाह विलायत कब्रिस्तान है जो रजिस्टर्ड नंबर 531 पर दर्ज है। 1975 में जब उसे रजिस्टर्ड कराया गया पहली बार, तो उसकी जो कमेटी की अध्यक्ष थी प्रोफेसर हुस्ना बेगम एक महिला थी, और उसमें 2 विधायक उस दौर के कांग्रेसी मंजूर अहमद एमएलए और नज़ीर अहमद एमएलए मेंबर भी थे। तो ये तो कहना विपक्ष का बेमानी है कि जी महिलाओं को क्यों रखा जा रहा है, गैर मुस्लिमों को यानी हमारे हिंदू भाइयों को क्यों रखा जा रहा है। मैं ही बता दूं कि कस्बा सियाना जनपद बुलंदशहर का एक वक्फ है 1982 नंबर, उसके अंदर अमित शर्मा जो हैं दरगाह के अंदर जो है दरगाह की कमेटी में मेंबर हैं, क्योंकि वो दरगाह से वाबस्ता हैं, वो दरगाह से जुड़े हुए हैं, उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं जंगल में, तो उनको प्रबंध समिति में रखा गया और वक्फ बोर्ड ने इस पर कोई एतराज़ नहीं, ना गाँव कस्बे वालों को एतराज़ है। ये तो विपक्ष की एक चाल है और सरकार को बदनाम करने की। सरकार की मंशा के बारे में जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, जब तक संशोधन के बारे में खुलकर पता न चल जाए। खुलकर ना पता। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। सर, ये जो आया है वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया, किस नज़रिए से देख रहे हैं आप इसको? इसके बारे में सही तो जब भी कहा जा सकता है, जो संसद में जो बिल पेश हो रहा है, बिल की कॉपी जब तक नहीं आती, जब तक हम लोग उसको पढ़ नहीं लेते, तो जब तक इस पर कोई भी राय देना वो गैर मुनासिब है। लेकिन फिर भी मेरी अपनी जाती राय है कि जो ये मुसलमानों के जो औकाफ हैं, जो मुसलमानों के जो वक्फ हैं, सरकार को इसके अंदर इतनी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। और जो कि मुस्लिमों के जो बड़े धार्मिक गुरु हैं और जो कौम से हमदर्दी रखते हैं, जो इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, मेरी राय है कि उन्हीं लोगों को इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी रखनी चाहिए। गवर्नमेंट को उन्हीं लोगों से राय मशवरा कर कर उसके अंदर संशोधन करना चाहिए। सर, आपको क्या लग रहा है? वैसे तमाम तरह की चर्चाएं, सियासत हो रही है, हंगामे हो रहे हैं तमाम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, और मैं आपको बताऊं वो विवाद ही पैदा करती है। बिल लाने से पहले ना तो उस बिल के बारे में बताती है और बिल पेश कर दिया जाता है, तो विवाद के लिए तो वो जड़ खुद ही पैदा करते हैं कि विपक्ष बोले और विवाद पैदा हो। देखिए, अगर बिल में पारदर्शिता है, पहले तो ये पता चलेगा कि बिल में है क्या, बिल में मुसलमानों को कितना फ़ायदा होगा, जो अब से पहले मुसलमानों को नुकसान हो रहा है, तो अब फ़ायदा कितना होगा, तो ये पारदर्शिता होनी चाहिए, पता चलना चाहिए। अब विपक्ष हंगामा करेगा तो हंगामे की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, क्योंकि वो जो भी पास कर रही है, बीजेपी जो बिल पास करती है, पहले बिल पास कर देती है, उसके बाद में हंगामा शुरू होता है पूरे देश में, और लोगों को, इस देश की जनता को जो विकास है या जो तरक्की की चीज़ है, उन चीज़ों से हटाकर इन बिलों पर अटका देती है। ये तो बीजेपी कर रही है। और रहा सवाल इस चीज़ का, अगर वक्फ की ज़मीनों पर अवैध कब्जे हैं, तो मेरठ में इतनी संपत्तियां वक्फ की हैं जिस पर दूसरे समुदाय के लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। हम इस बिल का फ़ायदा हम तब समझेंगे कि उनको हटाएं, और जिनकी वो जायदादें, जिनकी वो वक्फ की जायदाद है, उन वक्फ वालों को मिले तो बेहतर होगा। अगर ऐसा बिल में कोई अमेंडमेंट इन्होंने किया है, और अगर विवाद पैदा करने वाला है तो विवाद हमेशा ही रहेगा। देखिए, अब इसमें एक चीज़ बताइए कि कलेक्टर रिपोर्ट देंगे कि भाई ये ज़मीन वक्फी है या किसकी है, तो आप भेज दीजिए, कोई इसमें समय सुनिश्चित करेंगे कि इतने समय में डीएम को ये देनी ही है रिपोर्ट। अगर उसमें समय है कि भाई 30 दिन में इस चीज़ की आप डिटेल दीजिए कि संपत्ति वक्फ की थी या किसकी थी, कैसे थी, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर इसमें टाइम की कोई वक्त की सीमित ही नहीं है, तो फिर बेकार ही है बिल, कुछ होने वाला नहीं है, इसमें सिर्फ विवाद पैदा होगा। सिर्फ विवाद पैदा होगा। सर, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्या लग रहा है? क्या थोड़ा सा कुछ भी आपको क्या लग रहा है, क्या जानकारी मिली इसके बारे में? जानकारी इसमें फ़ायदा ही होगा, नुकसान क्या होगा, जैसा कि बताया फैज भाई ने अभी। हाँ, ये जो बिल संशोधन कर रहे हैं, ये तो पहले से ही चला आ रहा है,
इसमें नुकसान कुछ नहीं होना अच्छा, चाहिए। ये भी सर कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि भाई बिल विवाद के लिए लाए हैं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हों कि भाई जो अवैध कब्जे अगर मुक्त हो जाए तो फिर तो बहुत अच्छा है ये बिल। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अभी तो सब एक अंदाज़ा लगाकर इस बात को कह रहे हैं और विपक्ष के हल्ले गुल्ले को ज़्यादा जो है जनता तरजीह दे रही है कि शायद विपक्ष जो है सारा जो हल्ला गुल्ला करता है वो सही करता है। लेकिन जब तक अमिटमेंट जो संशोधन है वो सामने उसका जो मामला नहीं आएगा तब तक बिल्कुल ये कहना बेमानी है कि सरकार की नीयत ख़राब है या अच्छी है। हमेशा सरकारें इतने बड़े पैमाने पर किसी भी समुदाय का कोई नुकसान हो, सरकारों की ऐसी कभी मंशा नहीं रहती, चाहे वो पूर्व की सरकारें रही हो या वर्तमान सरकार रही हो। संशोधन के बारे में, अमिटमेंट के बारे में जब सब कुछ खुलकर आ जाएगा उसके बाद ही हम कुछ कहने की स्थिति में आएंगे कि ये संशोधन मुस्लिम वर्ग के खिलाफ है या मुस्लिम वर्ग के लाभ में है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं, सबका अपना अपना कहना, और फैज भाई हैं इस तरह के काफ़ी जानकार वो माने जाते हैं। उनका सीधा कहना है कि अभी जो बिल लाया गया है उसमें कौन सी धारा में क्या बदलाव किया गया है, जब तक ये नहीं देखा जाएगा तब तक ये कहना गलत होगा कि मुस्लिम समाज को इस नए बिल से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस मामले पर सियासत ज़रूर गर्म हो रही है और आरोप प्रत्यारोप के जो दौर हैं वो ज़रूर चल रहे हैं। सनुज शर्मा, ABP न्यूज़, मेरठ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.